क्या तुम उन्हें कुछ और महीने यहाँ रुकने के लिए राजी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हारी थीसिस पूरी होने वाली है। नहीं सर। खैर अंबेडकर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 4 साल के लिए तुम्हारी अवधि बढ़ा सकता हूं। अगर तुम तब तक लौटाओ तो अधूरी थीसिस पूरी कर सकते हो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू। तुम वापस तो आओगे ना? मुझे नहीं पता, उम्मीद तो है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया स्पीच एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका अनुवाद किया है ललई सिंह यादव ने। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप में से कुछ लोग मेरा नाम सुन के ये समझ रहे होंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मीन्स कास्ट सिस्टम, यानी कुछ लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो सिर्फ जाति की ही बातें करता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, लोगों ने जाति की बातें की हैं, लेकिन मैंने इस जातिवाद को खत्म करने के लिए बातें की हैं। है ना फर्क इसमें? आप सोचते होंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इतना कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट क्यों रहता है। मैं आपको बताऊंगा आखिर मैं इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट क्यों हूं, और मेरी नज़र में एक आदर्श समाज कौन सा है जिसमें ये कास्ट सिस्टम की कोई बात नहीं होगी। सुनो, क्या ये बोरिंग अछूत हमें पढ़ा पाएगा? अरे देखना, मेरे पिताजी को पता लगती क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नमूना अंग्रेजी बोल पाएगा? सच है। I am Professor Ambedkar. I'll be your lecturer in political economy. In case you are wondering what could I possibly teach you, allow me to introduce myself. अगर किसी को यह लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूं और क्लास के बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं खुशी से अभी। So, let's begin. डॉक्टर अंबेडकर, हूँ प्रोफेसर त्रिवेदी जी। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। तो मैं और क्या हूं? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे ऐतराज होता है तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। या फिर इस पानी को शुद्ध करें। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूं। अमेध शव चंडाल मध्यमावसादि दूषितात्, ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। फिर से दोहराऊं, अमेध शव चंडाल मध्यमावसादि दूषितात्। अगर इंसानों की तरह जीने की सुविधा कुछ ही लोगों को है, तो जिस सुविधा को लोग आमतौर पर आज़ादी कहते हैं, आई थिंक उसको विशेष अधिकार कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ये विडंबना की ही बात है कि आज के ज़माने में भी जातिवाद का पोषण करने वालों की कमी नहीं है, और इसका पोषण करने वाले कई तरह से इसका सपोर्ट करते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो किस किस लेवल पे जा कर के इसका सपोर्ट करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो किसी काम में स्पेशलिस्ट होने के लिए वर्क डिवीज़न को ज़रूरी मानते हैं और कहते हैं कास्ट सिस्टम भी वर्क डिवीज़न का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। पहली बात, ये तर्क ही ऑब्जेक्शनेबल है। वर्क डिवीज़न डेफिनेटली एक सभ्य समाज की ज़रूरत है, फिर भी कोई भी सभ्य समाज लेबर्स को ऐसे कई जातियों में नहीं बांटता जैसा कि हमारे देश में बांटा गया है। खैर, भारत के कास्ट सिस्टम की एक और स्पेशलिटी है, जानते हैं क्या? कि इसने जातियों को ऊंचे और नीचे दर्जे में बांट रखा है।
जो कि दुनिया के किसी भी सोसाइटी में नहीं पाया जाता है। मैं एक जरूरी घोषणा करने जा रहा हूं योला परिषद में। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अमेरिका से यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आगे की पढ़ाई मैं यहीं करना चाहता हूँ। लंदन में क्या करना चाहते हो? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना। ओह, ग्रेज इन में रहकर अपनी थीसिस पूरी करना, आर्काइव से मदद लेना। हाँ, और बैरिस्टर भी बनना चाहता हूँ। बस यहाँ और कुछ? 1.5 गुना दिमाग पाया है जनाब ने। अमेरिका में क्या तुम गदर पार्टी के मेंबर थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तुमने उनकी किसी कार्यवाही में हिस्सा तो नहीं लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया। और होम रूल लीग, उसके मेंबर रहे हो तुम? जी, मैं अमेरिका में पढ़ने गया था। तो फिर ये क्या है? मेरी इकोनॉमिक्स की थीसिस। पेज 37। हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार दुनिया की सबसे महंगी सरकार है और हिंदुस्तान की गरीबी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। तलाशी लो। वेलकम टू लंदन। अगर कास्ट सिस्टम को वर्क डिवीज़न मान भी लिया जाए, फिर भी ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये इंसान की चॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। अरे मैं तो कहता हूँ कि एक कुशल व्यक्ति वाले समाज का निर्माण करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों की क्षमता को इतना डेवलप कर दें कि वो अपना प्रोफेशन खुद से सेलेक्ट कर सके। लेकिन कास्ट सिस्टम का ये सिद्धांत तो ठीक इसके अपोजिट है। एक व्यक्ति का प्रोफेशन सोसाइटी तय करती है, भले ही उस प्रोफेशन को अपनाने की क्षमता उसमें हो या ना हो। कास्ट सिस्टम में तो इंसान के पैदा होने से पहले ही उसका प्रोफेशन तय कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंसान को जीवन भर के लिए उस प्रोफेशन से बांध भी देता है। भले ही आमदनी कितनी ही कम क्यों ना हो, और आमदनी कम होने की वजह से वो भूखों मर जाए, लेकिन प्रोफेशन नहीं बदल सकता। और मॉडर्न सोसाइटी में हम ऐसा देखते हैं कि बिजनेस में अचानक गिरावट आ जाती है और बिजनेस बदलने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन में भी इंसान को अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस बदलने की आज़ादी ना हो, तो भूखों मरने के अलावा क्या चारा बचेगा। हिंदू धर्म की ये जाति प्रथा किसी को भी ऐसा प्रोफेशन चुनने की परमिशन देती है जिस प्रोफेशन को उसके बाप और उसके दादा किया करते थे। यानी कोई व्यक्ति वही प्रोफेशन अपनाएगा जो उसके पिता और उसके दादा किया करते थे। भले ही वो काम उसे आता हो या नहीं आता, पसंद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा वही काम करेगा, वही प्रोफेशन करेगा जो उसके बाप दादा करते थे। और ऐसा करने की वजह से ही बेरोजगारी और बढ़ी है। वर्क डिवीजन यानी श्रम विभाजन की नज़र से भी जाति प्रथा बहुत सी बुराइयां लिए हुए है। यानी इसमें बहुत सी बुराइयां हैं। कास्ट सिस्टम वाला वर्क डिवीज़न इंसान की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। इसमें किसी भी पर्सनल चॉइस की कोई वैल्यू नहीं होती है।
हमें ये मानना ही पड़ेगा कि आज उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि ये है कि लोग मजबूरी में अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। आज तमाम लोग हैं जो मजबूरी में अपना प्रोफेशन को कर रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि जिस काम में किसी का न दिल लगता हो न दिमाग, तो आप ही बताइए कि उस काम में व्यक्ति परफेक्ट कैसे बन सकता है। इसलिए बिना किसी बहस के ये साबित हो जाता है कि जाति प्रथा एक बुरी प्रथा है, क्योंकि ये लोगों को तमाम तरह के बंधनों में जकड़कर इनएक्टिव कर देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसा आदर्श समाज चाहता हूँ। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जाति प्रथा की ये कहानी सुनते सुनाते बोर हो गए होंगे, और बोर होना नेचुरल भी है। सो अब मैं इस प्रॉब्लम के एक पहलू को लेता हूँ। वैसे मेरे मुंह से जाति प्रथा की ये आलोचना सुन सुनकर आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अगर मैं जातियों के अगेंस्ट हूँ तो फिर मेरी नज़र में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, अगर आप ऐसा पूछेंगे तो मेरा आंसर होगा कि मेरा आदर्श समाज आज़ादी, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भाईचारे में किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? किसी भी आदर्श समाज में मोबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। इतना तो आप जानते ही होंगे। सोशल लाइफ में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के लोगों से व्यवहार और बातचीत के अवसर अवेलेबल हों, मतलब दूध पानी के घोल की तरह भाईचारे का यही असली रूप है, और इसी का दूसरा नाम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ शासन करने का सिस्टम ही नहीं है, बल्कि कम्युनिटी लाइफ की एक रीत है, एक्सपीरियंस को शेयर करने का नाम है। इसमें अपने लोगों के प्रति सम्मान का भाव होना लाजमी है। इसी तरह आज़ादी पर भी कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या? कास्ट सिस्टम का सपोर्ट करने वाले जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की आज़ादी को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, मगर इंसान की सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की आज़ादी को देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इस तरह की आज़ादी का मतलब होगा अपना प्रोफेशन चुनने की आज़ादी। आप समझे कि नहीं? इसका मतलब गुलामी में जकड़ कर रखना। आई होप आप समझ रहे होंगे। गुलामी सिर्फ कानूनी गुलामी को नहीं कहते हैं। गुलामी वो स्थिति है जिसमें कुछ लोगों को दूसरे लोगों के बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है और वो उसका पालन करने को मजबूर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे। आइए अब हम समानता पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। क्या समानता पर भी किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा कि किसी को ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है कि वो दूसरों के समान हो, उसको सामने वाले के समान ही अधिकार मिले। क्या आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में समानता शब्द ही एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। जिनको समानता पसंद नहीं है वो कहते हैं कि सभी इंसान बराबर नहीं होते, और उनका कहना भी ठीक ही है, क्योंकि शारीरिक वंश परंपरा, उत्तराधिकार और इंसान का अपने प्रयत्न, इन तीनों में बेशक इंसान समान नहीं होते। तो क्या समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समानता का विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? हाँ, व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने के लिए इनकरेज करना ज़रूरी है, लेकिन अगर व्यक्ति
वंश और सामाजिक उत्तराधिकार में असमान है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ मिसबिहेव करना चाहिए? मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उत्तम व्यवहार की प्रतियोगिता में वो लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिनको अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवार, पुरखों की संपत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, इन सभी का लाभ मिला है। इस तरह सुविधा संपन्न लोगों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार मान लेना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं है। हाँ, निष्पक्ष निर्णय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा निर्णय सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना कहा जाएगा। इसलिए इंसाफ का तकाजा यही है कि जहाँ प्रयत्न की असमानता, जो कि इंसान के अपने वश की बात है, इसके आधार पर असमान व्यवहार करना उचित है, लेकिन वंश और सामाजिक उत्तराधिकार, जो इंसान के अपने वश की बात नहीं है, इसके आधार पर असमान व्यवहार करना बिल्कुल अनुचित है। समानता का औचित्य यही समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार है। एक राजनीतिक व्यक्ति का हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। जनता से व्यवहार करते समय ना उसके पास इतनी जानकारी होती है और ना उसके पास इतना समय होता है कि वो हर व्यक्ति से उसके क्षमता के आधार पर व्यवहार कर सके। वैसे भी ऐसे व्यवहार कितने ही जरूरी हों या कितने ही उचित हों, लेकिन मानवता की नज़र से समाज को दो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यक्ति को ही अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। ऐसा वो इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि वो इसलिए करता है सबके साथ असमान व्यवहार उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। समानता काल्पनिक संसार की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए यही रास्ता भी है, क्योंकि यही व्यवहारिक है और उचित भी यही है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, और यही उसके लिए व्यवहार की एकमात्र कसौटी होती है।